हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर। हमने देख लिया उनके कैसे किंग्स थे, महान राजा जिन्होंने इस साम्राज्य का खूब विस्तार किया। 300 साल तक ये राज्य बड़े अच्छे ढंग से चलता रहा। फिर चलो इसका पतन हो गया और हर चीज़ जो उत्थान की तरफ जाती है वो फिर गिरावट की तरफ भी जाती ही है। तो अभी हम पढ़ेंगे इस वंश जो हमारा गुप्ता एम्पायर है, इसमें इन्होंने डेवलपमेंट्स कैसी की, किस तरह से ये इतना जो गोल्डन एज कहलाता है। तो इसमें ऐसा क्या था कि जो हमें पढ़ने पे मजबूर करता कि क्या खासियत थी। तो हम सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक भी पढ़ेंगे, कल्चर भी पढ़ेंगे, साइंटिफिकली भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं सोशल डेवलपमेंट से। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, आर्यंस पढ़ लिए, मौर्यंस पढ़ लिए, कुषाण, शक, सारे विदेशी पढ़ लिए। तो इसमें कैसा डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले तो आती हैं 4 कास्ट। तो जातियां 4 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें क्या है, ब्राह्मणों का स्थान जो है पहले से ही जो उच्च था उसमें कुछ बदलाव आया है। तो अब ब्राह्मण है जो सिद्धि और मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं, और नो डाउट वो हमें एजुकेशन भी ब्राह्मण दे रहे हैं, लेकिन उनका महत्व जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया, महत्व बढ़ गया है। राजा को भी एजुकेशन देने वाले वही हैं, आचार्य कहलाते हैं। और ये बात मानी गई है कि जो ब्राह्मण हैं वो कठिन तपस्या करते हैं, बहुत सारी तपस्या करना, भक्ति करना ही उनका मेन मोटिव माना गया है। उनके काम को या उनकी इस कास्ट को बहुत रिस्पेक्टफुल माना गया है। ब्राह्मणों को ये माना गया है कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो बहुत ही उच्च स्थान है ब्राह्मणों का, और देश में ब्राह्मणों के इस उच्च स्थान की वजह से धर्म का उत्थान होना शुरू हुआ। तो बाकी जो कास्ट हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो उनके वही कार्य हैं। शूद्रों के अलग अलग तरह के प्रकार हैं, उनको इतना हम तवज्जो नहीं देते पढ़ने के लिए, लेकिन ये सारा पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मणों को एक भूमि दी जाती है जिसे अग्रहार कहा गया है। तो ये जो भूमि है अग्रहार, ये ब्राह्मणों को दान में दी जाती है जिससे वो अपना खर्चा चलाते हैं। इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि अग्रहार है। और ये माना गया है कि ब्राह्मण ही पूरे समाज के सोसाइटी के संरक्षक माने गए हैं, कि वही सही रास्ता दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या है, इसका मतलब है जातियों के मिश्रण। तो वर्ण संकर का एक महत्व रखा गया है कि राजा की ड्यूटी है कि वो वर्ण संकर ना होने दे, यानी जातियों का मिश्रण ना होने दे, यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस उस पर रोक लगाना, ठीक है, या अपने वर्ण को चेंज करके दूसरे वर्ण में जाना। जैसे क्षत्रिय अपना वर्ण चेंज करना चाहता है, ब्राह्मण में जाना चाहता है, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये वर्ण संकर है। राजा का कर्तव्य है वर्ण संकर को रोकना, और राजा ये अपना जिम्मा किसे देता है, अपने पुत्र को। उसका काम है जातियों के मिश्रण को रोकना। लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय में इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुई हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, रवि कीर्ति नामक एक ब्राह्मण ने भानुगुप्ता नामक एक क्षत्रिय से शादी की है। तो इसका मतलब है कि इंटरकास्ट मैरिजेस होती रही हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि मिश्रण को रोका जाए। उसके बाद हमारे पास आता है लेडीज के बारे में, फीमेल के बारे में, कि कैसा था उस समय समाज में स्त्रियों का स्थान। तो देखा गया है कि बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। कुछ राजाओं ने भी शादियां की हैं, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पढ़े हैं बहुविवाह, कुमारगुप्त के पढ़े हैं बहुविवाह। तो बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन महत्व किसका होता था, मुख्य रानी का, जो महारानी है उसका ही महत्व होता था। शादियां इसलिए भी कर ली जाती थी कि राज्य का विस्तार किया जाए। तो घर के हर एक धार्मिक फंक्शन में, राजा के हर एक धार्मिक फंक्शन में जो मुख्य बहू है उसी को ही शामिल किया जाता था। स्त्री धन का प्रचलन था। स्त्री धन हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर्य के समय में। स्त्री धन क्या है, स्त्री को दिए जाने वाला धन। जब शादी होती थी तो ये माना गया है कि स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था। तो फादर जो होते थे वो अपनी बेटियों को स्त्री धन देते थे, जिसमें रिश्तेदार, बहन भाई कुछ भी तो अपना तोहफा दे देते थे, गिफ्ट। तो वो क्या हो गया, जिस लड़की को शादी के दौरान वो गिफ्ट मिला है वो उसी का हो जाता था। तो वो स्त्री धन कहलाता था। तो स्त्रियां अपने साथ ले जाती थी और जीवन भर वो उनका ही रहता था, उनकी मर्जी होती थी वो आगे किसे उन्होंने देना है। तो स्त्री धन का भी प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन हमें मिला है एरन अभिलेख में सबसे पहले। तो एरन अभिलेख में लिखा हुआ है कि किसी सेनानी गोपराज ने, गोपराज सेनानी है, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने सती प्रथा को निभाया।
तो ये पहला हमें सबूत मिलता है गुप्त वंश में सती प्रथा का। तो इसका मतलब है सती प्रथा शुरू हो चुकी थी, सेनानियों में ज़्यादा ये प्रचलन थी, सैनिकों में। इसके अलावा फीमेल एजुकेशन का अच्छा ध्यान रखा गया है। ऊंचे घरानों की लड़कियां तो पढ़ती ही थी, ज़्यादातर संगीत और नृत्य सीखा जाता था, लेकिन श्लोक हमें मिले हैं बहुत सारे। हम देखते हैं कि मंत्रों को भी लिखा गया है, तो अच्छी चल रही थी फीमेल एजुकेशन। अमरकोश में लिखा हुआ है साहित्य में कि स्त्रियों को आचार्य या उपाध्याया बोला गया है। तो आचार्य बोलना मीन्स कि वो एजुकेशन सीखने के बाद उसको दूसरों को देती भी थी। तो फीमेल एजुकेशन चल रही थी, लड़कियां पढ़ रही थी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये डेवलपमेंट ही है। एक ऐसा समय आ जाना जब स्त्रियों की स्थिति खराब हो रही है, वहां पे ये सब होना अच्छी बात है। बहुविवाह, स्त्री धन और सती प्रथा के अलावा शायद कोई और प्रथा प्रचलित नहीं थी, जैसे पर्दा प्रथा नहीं प्रचलित थी, दहेज प्रथा नहीं प्रचलित थी, कन्यावध नहीं प्रचलित था। तो ऐसी बुराइयां नहीं थी उस वक्त। लेकिन जो था उसमें से एक है विधवा विवाह। तो विधवा विवाह का भी ये माना गया है कि प्रचलन था कि नहीं था ये नहीं कह सकते, लेकिन नारद की स्मृति और पराशर की स्मृति से हमें पता चलता है कि विधवा विवाह को बुरा नहीं माना गया है। तो विधवा विवाह का प्रचलन अगर था या नहीं था, लेकिन ये उसके हक में थे। तो विधवा विवाह, इसका मतलब यह है कि स्त्रियों की स्थिति भी इतनी बुरी नहीं थी गुप्त काल में, जितना हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। राजपूतों के समय के बाद मुसलमानों के समय में स्त्रियों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। लेकिन जो हमने देखा कि आर्यों से जो प्रथा प्रचलित हुई है उसको इन्होंने मेंटेन करके रखा है। इतनी समाज में बुराइयां नहीं है, एक अच्छा समाज है। समाज में फाहियान ने तो ये भी लिखा है कि एक अच्छा समाज है और यहाँ पे किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता है, इतना ज़्यादा बुरे कर्म नहीं है और चोरी चकारी तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा समाज था। अस्पताल खोले गए, यात्री घर बनाए गए, आश्रम बनाए गए और लोगों जो यात्री हैं उनको रुकने के लिए आराम घर बनाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं। तो राजाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश की है। तो गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन है वो डेवलपमेंट में ही रहा है, कोई गिरावट नहीं हमें देखने को मिलती। अच्छे राजा हैं और अच्छा उन्होंने प्रबंध बना के रखा है। ये है उनका सामाजिक जीवन। सामाजिक डेवलपमेंट के बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट।